दिसंबर की सर्द रात में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एकदम शांति थी। कोई भी यात्री वहां पर मौजूद नहीं था। तभी एक ट्रेन वहां पर आकर रुकी। ट्रेन से कुछ पैसेंजर उतरे तो स्टेशन पर कुछ हलचल हो गई। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 घंटे लेट चल रही थी। कुछ ही देर में सभी पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर निकल आए। स्टेशन पर केवल 2-3 पैसेंजर्स ही बचे थे। उसमें से एक थी साक्षी तिवारी। साक्षी अलीगढ़ मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आई थी। इस वक्त उसे अपने भाई और मम्मी के साथ होना था, मगर एंड टाइम पर पापा की तबीयत खराब होने के कारण उसे अकेले ही आना पड़ा। अपनी ट्रॉली को घसीटते हुए जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकली तो एक टांगा सामने खड़ा था और कोई सवारी का साधन ना मिलने पर उसने इस टांगे वाले के पास पहुंचकर कहा, भैया लक्ष्मीबाई हॉस्टल जाना है। टांगा वाला ऊनी कपड़े पहने, ऊपर से काले कंबल ओढ़े हुए था। मंकी कैप से सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देर तक वो उसे घूरता रहा। फिर टांगे वाले ने उसे बैठने का इशारा किया तो घबराते हुए साक्षी उसके टांगे में बैठ गई। उबड़ खाबड़ सड़कों से होता हुआ वो टांगा शहर से दूर एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गया। बिल्डिंग के बाहर कोई वॉचमैन भी मौजूद नहीं था। मैडम जी, आ गया आपका लक्ष्मीबाई हॉस्टल। टांगे से अपना सामान उतारकर साक्षी ने टांगे वाले को रुपए देने के लिए अपना पर्स खोलकर पैसे निकालने ही वाली थी कि टांगे वाले का घोड़ा तेजी से रेल आने लगा और उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। अपने घोड़े को पुचकार कर टांगे वाला बिना पैसे लिए तुरंत वहां से चला गया। टांगे वाले को ऐसे जाते देखकर साक्षी को हैरानी हुई। वो अपना सामान लेकर हॉस्टल के भीतर दाखिल हुई तो उसने देखा कि हॉस्टल का इंटीरियर पुराने जमाने का है। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर रखा हुआ फोन भी पुराना गोल्ड डायल वाला था। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। साक्षी ने उसके पास जाकर कहा, मैम, मैं साक्षी तिवारी। वैसे तो मुझे 4 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, मगर ट्रेन लेट होने के कारण मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या मैं अभी हॉस्टल में चेक इन कर सकती हूँ? रिसेप्शन पर बैठी बुजुर्ग महिला ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर एक नजर साक्षी की तरफ देखा और फिर उसे रूम नंबर 403 की चाबी दी। इस वक्त हॉस्टल में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, तो तुम्हें अपना सामान खुद लेकर जाना होगा। सीढ़ियों से ऊपर जाकर 4th फ्लोर पर राइट साइड 3rd नंबर का रूम तुम्हारा है। थैंक यू मैम। साक्षी अपना सामान लेकर सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। उसके फ्लोर पर कुछ ज्यादा ही ठंड थी। वो अपने कमरे के आसपास के कमरों की तरफ देखने लगी। कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। पूरा हॉस्टल सुनसान था। साक्षी को थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर खुद को ही समझाते हुए बोली, साक्षी मैडम, रात के 12 बज रहे हैं, फिर ऐसी ठंड में कौन अपने कमरे से बाहर नजर आएगा? सुबह सबसे मुलाकात हो जाएगी। खुद से बातें करते हुए साक्षी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। उनसे सर्द हवाएं कमरे के भीतर दाखिल हो रही थी। वो उस खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, खिड़की के सामने जो पेड़ था उस पर 2 लाल चमकती हुई आंखें नजर आने लगी। वो आंखें बहुत ही भयानक थी। उसे देखकर साक्षी के पूरे शरीर में एक तेज सिहरन हुई और उसने तुरंत वह खिड़की बंद कर दी। अपना सामान साइड की खाली टेबल पर रखकर अपने बिस्तर को सही करते हुए साक्षी लेटी ही थी कि उसे तेज प्यास लगने लगी। साइड में रखी हुई पानी की बोतल को देखा तो वो खाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोतल बैग से निकाली थी और ये भरी हुई थी, फिर ये खाली कैसे हो गई? चलो नीचे जाकर पानी ढूंढती हूँ। अपनी पानी की खाली बोतल लेकर वो पानी की तलाश में निकलती है तो कॉरिडोर में हल्के पीले से बल्ब जल रहे थे। पानी की तलाश में जैसे ही साक्षी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी, उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई सीढ़ियां उतर रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे एक धक्का सा लगा और ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास से तेजी से गुजरकर नीचे उतर गया हो। जो कॉरिडोर कुछ देर पहले नॉर्मल लग रहा था, अचानक से डरावना लग रहा था। वो डरते हुए नीचे उतरने लगी।
पानी की तलाश में वो रिसेप्शन तक पहुंची तो रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था। ये हॉस्टल इतना सुनसान क्यों है? ऐसा लग रहा है कि हॉस्टल नहीं बल्कि भूत बंगला है। सब लोग कहाँ हैं? साक्षी खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसे एक कमरे से लड़कियों की शोर शराबे की आवाज आने लगी। वो उस दिशा में बढ़ने लगी। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उससे टकरा गई। साक्षी के हाथ की बोतल की पानी जमीन पर गिर गई। उसका पानी फैल गया। साक्षी हैरान थी कि अभी जो बोतल खाली थी उसमें पानी कहां से आया। वह सोच ही रही थी कि उस लड़की ने इसकी बोतल उठाकर दी और बोली, सॉरी। चलो, इस पूरे हॉस्टल में कोई तो नजर आया। मेरा नाम साक्षी तिवारी है। और आपका नाम जानकर क्या करोगी? एक रात की तो मेहमान हो। उस लड़की की बात सुनकर साक्षी को बहुत अजीब लगा, मगर उसने बात को जारी रखने के लिए कहा, मैं अभी इस कॉलेज में नहीं आई हूँ। आप कौन से ईयर में हैं? लड़की उसकी बात का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गई तो साक्षी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे से रोकने की कोशिश की तो उस लड़की ने बिना मुड़े ही अपनी गर्दन पीछे घुमा दी। ये देखकर साक्षी चीखते हुए वहां से उस कमरे की ओर भागी जहां से उन लड़कियों की आवाज आ रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उस कमरे में 8-10 लड़कियां तेज म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी। उन्हें देखकर साक्षी की जान में जान आई और उसे लगने लगा कि शायद अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सीनियर का कोई प्रैंक होगा। वे लोग उसकी रैगिंग के लिए ये सब कर रहे होंगे। उनसे बात करने की कोशिश करने लगी, मगर वो सभी अपनी मस्ती में इस तरह मग्न थी कि उन्हें अपने आसपास साक्षी के होने का एहसास भी नहीं हुआ। Hello everyone, I'm talking to you all. My name is साक्षी तिवारी and I'm new in this hostel. Please don't behave like this. मुझे पता है आप लोग फ्रेशर के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, मगर प्लीज मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर मेरे अलावा और कोई फ्रेशर मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। प्लीज टॉक विथ मी। जैसे ही साक्षी ने कहा, एक लड़की ने म्यूजिक सिस्टम की ओर देखा तो म्यूजिक सिस्टम तुरंत बंद हो गया। सबकी आंखें अब साक्षी को ही घूर रही थी। उनकी आंखों की जगह अजीब से गड्ढे थे जिसे देख साक्षी डर कर पीछे हटने लगी। वे सब लड़कियां अब उसकी ओर बढ़ने लगी। वो डर कर बाहर की तरफ भागने लगी तो अचानक से बाहर का दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजे को ठोक कर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पूरी तरह से जाम था। प्लीज, मैं आप सबको वार्न कर रही हूँ, यदि ये मजाक है तो बहुत ही वाहियात मजाक है। मैं मैनेजमेंट से शिकायत करूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। साक्षी का वार्निंग का भी उन लोगों पर कोई असर नहीं था। अभी भी वे लोग उसकी ओर ही बढ़ रही थी। तभी हॉस्टल के लाइट्स के मेन सॉकेट में तेजी से स्पार्किंग होने लगी और एक धमाके के साथ हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सामने खड़ी हुई सारी लड़कियों की शक्लें बदलने लगी। सभी भयानक लाश में बदल चुकी थी। साक्षी उन्हें देखकर अब समझ चुकी थी कि ये सब कुछ प्रैंक नहीं बल्कि कुछ और ही है। उस आग में जलकर साक्षी भी अब उन्हीं लड़कियों में शामिल हो गई। दरअसल 20 साल पहले हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सभी लड़कियों की मौका वारदात पर ही मौत हो गई। उसके बाद यह हॉस्टल की बिल्डिंग बंद कर दी गई और नया लक्ष्मीबाई हॉस्टल बना दिया गया। मगर हर साल आज के दिन ही इस हॉस्टल में वो रात का मंजर खुद को दोहराता है। इस दुनिया में हर चीज भोगने के लिए बनी है, लेकिन कुछ चीजों का सुख भोगने के लिए इंसान इस छोटे से जिस्म में खुद बड़ा लालच पाल लेता है। वो भूल जाता है कि लालच एक बुरी बला है, बहुत ही बुरी बला। भाई, हमारी पटवारी से बात हुई थी। उसने सरकारी सड़क का नक्शा दिखाया है हमें। अरे कोई काम की भी बात पता चली या सब फुसकी बॉम्ब निकले? फुसकी बॉम्ब नहीं भाई, हाथ गोला निकाला है, वो भी बहुत बड़े वाला। सरकारी सड़क गांव के आखिरी कोने पर जो दयाचंद रहता है ना, उसके जमीन से निकल रही है। और इतना ही नहीं भाई,
उसकी जमीन का लगभग 10 एकड़ हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आने वाला है। दयाचंद का पोता तो शहर में रहता है ना? हाँ भाई। इसका मतलब अगर हम उसकी जमीन अभी खरीद लें तो हम जिंदगी भर ऐश से रह सकेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल यही बात है। बताओ फिर क्या करें आगे? ये तो अब ध्यानचंद ही बताएगा कि आगे क्या करना है। देख बुड्ढे, तेरे पांव कब्र में लटके हैं, इसलिए कहता हूं इस जमीन जायदाद से मोह त्याग कर इन कागजात पर दस्तखत कर ले, अपनी जमीन हमारे नाम कर दे। और अगर तुझे ये डर सता रहा है कि हम तुझसे फ्री की रेवाड़ियां ले रहे हैं तो तनाव मुक्त हो जा। तेरी जमीन का जितना बनता है उसकी पाई पाई तुझे मिल जाएगी और अपनी रुखसती तक ऐश के साथ इस घर में रह, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। किसान के लिए उसकी जमीन माँ होती है और माँ का सौदा नहीं किया जाता। जा सकते हो तुम, दरवाजा सामने है। काका, बूढ़ी हड्डियों को जवान खून की तरह कड़कना नहीं चाहिए, हड्डियां टूटने का डर रहता है। अब ये अपनी डायलॉग बाजी बंद कर और चुपचाप दस्तखत कर। भैया, आप लोग ये काका से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? अगर ये अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते तो हमें इनके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें यहां से चलना चाहिए। छोटे, अपना ख्याल अपने पास ही रख, शहर में गुजर बसर करने के काम आएगा। हम यहाँ खेतों में हल चलाकर तेरे शहर का खर्चा पूरा नहीं बनाते, लठ के जोर पर कमा कर करते हैं। इसलिए अपना ख्याल अपने पास ही रख। दस्तखत तो इसका बाप भी करेगा। अबे ओ बुड्ढे, कर दे ये खेत हमारे नाम, वरना तेरी उंगलियों के निशान लेकर हम तुझे जिंदा तेरी ही जमीन में गाड़ देंगे। जो करना है कर लो, मगर किसी भी कीमत पर मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। मर जाएगा तो ये सब छाती पर लेकर जाएगा क्या? छाती पर बेशक न जाए, मगर मरने के बाद इस बात की खुशी होगी कि मेरी जमीन मेरी ही छाती पर है। भैया, भैया ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मर जाएगा ये। अरे भाई सुनो, भाई रुको, भाई रुको। भैया, भैया छोड़ दो इन्हें, ये गलत है। सही गलत की परिभाषा हमारे आगे नहीं चलती छोटे। हम जो करते हैं वही सही होता है। और सब्र रख, हम इसे मारने ही जा रहे हैं। तीनों भाइयों पर उनका लालच सिर चढ़कर बोल रहा था। उनके लालच के आगे अब इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं था। लेकिन बुढ़ा भी जीवट था। उसके चेहरे पर मौत के खौफ की जगह हंसी तैर रही थी। भारी बारिश में छाते की आड़ में नेत्रपाल ने बुढ़े का अंगूठा साफ किया और सभी कागजात पर उसके अंगूठे की छाप ले ली। मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। भाई, आज शराब के हर घूंट के साथ दयाचंद की याद आ रही थी। पिछले साल जब उसकी जमीन हथियाई थी तब भी यही मौसम था। साला क्या बोल रहा था? मेरी जमीन मेरी ही छाती पर रहेगी। किसी को मार भी दो और उसका मजाक भी उड़ाओ। कितने क्रूर हैं आप लोग। ये जीवन एक जंगल के जैसा है छोटे, जहां शेर हमेशा कमजोर को खाता है और कभी भी इसका खेद नहीं जताता। तेरी सोच की सुई बेकार में ही एक जगह अटकी है छोटे। आगे बढ़ आगे। पर भाई, उस मरी हड्डी ने एक बात और बोली थी, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। अगर वो सच में आ गया तो? अरे भाई, अभी तो एक ही पैग लगाया है तूने और कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है? दारू पी आराम से, मरे हुए लोग वापस नहीं आते कभी। अरे लेकिन सोचो, अगर वो वाकई में आ गया तो?
तो वो हर बुराई को खत्म कर देगा, जैसे भगवान राम ने रावण को मार कर किया था। मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा। मैं आ गया तुम सबको लेने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये तो मर चुका है ना भाई। जान बचानी है तो भागो। मुझे माफ करो बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको आपकी पूरी जमीन वापस कर दूंगा। मैं आपको और 10 एकड़ जमीन दे दूंगा, बस मुझे मारना नहीं। मौत सामने देखकर तेरे जैसे सभी लालची क्रूर इंसान मौत को भी पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। पर पगले, ये सौदा देने से पहले एक बार ये तो सोच लेता कि इस जमीन का ये मरा हुआ आदमी अब क्या करेगा। बोल, क्या करेगा? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम भले इंसान हो। कुछ दिनों में मेरा पोता दिल्ली से यहाँ आने वाला है। मेरी जमीन उसके नाम चढ़ा दो, वरना मेरी जमीन मेरी छाती पर ही रहेगी। समझ रहे हो ना? जरूरत से ज्यादा हासिल करने की चाहत लालच को जन्म देती है, और लालच बुराई को, और बुराई का नाश होना हमेशा से तय रहता है। किसी इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, उसे अपने जीने पर पछतावा हो, क्योंकि ऐसा इंसान ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अगर बात उसके रंग की हो तो वो और भी भयानक कदम उठा सकता है। आज के इस कलयुग में हम ऐसी ही एक कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। शहर के एक बड़े से कॉलेज में एक दिव्या नाम की लड़की पढ़ने आती थी। वो पढ़ाई में बेहद होशियार होने के कारण क्लास में हमेशा टॉप आती थी, पर वो हमेशा दुखी और अकेले रहती थी, और इसकी वजह थी उसका काला रंग। उसे अपने काले रंग से बहुत शर्म आती थी। क्लास में उसके साथ पढ़ने वाली बाकी लड़कियां भी उसके काले रंग से चिढ़ती थी। एक दिन कॉलेज छूटने के बाद जब दिव्या अपने घर जा रही थी, तब अचानक उसकी 2 सहेलियां अंजू और नीता उसके सामने आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। क्या बात है दिव्या रानी, आज बड़ी भागी भागी घर जा रही हो? कुछ नहीं, मुझे परेशान मत करो, जाने दो। अरे चली जाना, पर कुछ देर हमारे साथ थोड़ी बात तो कर लो। क्या पता बात करते करते हमारा गोरा रंग थोड़ा सा तुम पर भी आ जाए और तुम भी इतनी बदसूरत ना लगो। अंजू और नीता हंसने लगी। दिव्या को नीता की बात का बुरा लगा। अरे नहीं नीता, ऐसा भी तो हो सकता है कि बात करते करते इस काली का रंग हम पर आ जाए और हमारी खूबसूरती बिगड़ जाए। नहीं अंजू, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका काला रंग तो एकदम पक्का है। मरते दम तक ये काला रंग इसके चेहरे से थोड़ा भी कम नहीं होगा। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम सब कितने बुरे हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा है तुम्हें? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। निकल अब, आई बड़ी तकलीफ बताने वाली। हाँ तो, और कल जरा अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहाना, क्या पता शायद थोड़ा काला रंग निकल जाए। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या रोती हुई वहां से चली गई। दिव्या रोती हुई अपने घर आई। घर में उसकी माँ भी थी।
क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? टीचर ने कोई सजा दी? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्लास की सभी लड़कियां मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। दिव्या बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये सब तो होता रहता है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहकर माँ अपना काम करने के लिए अंदर चली गई। कोई मुझे नहीं समझता। मुझे इस बात की कितनी तकलीफ होती है, ये मैं किसको बताऊं? दिव्या वहीं रोती रही। कुछ दिन बाद दिव्या मुस्कुराती हुई कॉलेज आई। सब लड़कियां उसे फिर से चिढ़ाने लगी। दिव्या चुपचाप जाकर अपने बेंच पर बैठ गई। अंजू उसके बगल में आकर बैठी और उससे बात करने लगी। क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रही हो? कुछ नहीं हुआ, बस आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, तुम गोरी होने वाली हो क्या? नहीं, उससे भी अच्छी बात होने वाली है। शायद सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या ठीक होने वाला है और कैसे, वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोल रही हो? नहीं, पर वो सब छोड़, ये ले चॉकलेट खा, मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या बात है, चल, तेरा इस क्लास में आने का और मुझसे मिलने का कुछ तो फायदा हुआ। अंजू ने वो चॉकलेट ली और खा ली। वाह, बहुत अच्छी बनी है। और है? नहीं, अब मेरे पास नहीं है, लेकिन घर पर बहुत सारे हैं। ये सिर्फ टेस्ट के लिए लेकर आई थी। ठीक है, कल ज्यादा लेकर आना। अगले दिन जब दिव्या कॉलेज आई तो क्लास में सारी लड़कियां एक जगह जमा थी। दिव्या नीता के पास गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आ गई तू, कलमुही, तेरी ही कमी थी। लेकिन हुआ क्या? अंजू कल रात से बहुत बीमार है, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। दिव्या अंजू की बात सुनकर बहुत खुश हुई। वो अपने बेंच पर आई। मतलब ये चॉकलेट सही में काम करता है? मतलब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजू का काम तो हो गया, अब इन सबकी बारी है। दिव्या ने अपने बैग में से बहुत सारी चॉकलेट निकाली और वापस उन लड़कियों के पास चली गई। सुनो, मुझे पता है कि तुम सब बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। इन्हें मेरी माँ ने घर पर बनाए हैं, तुम सब खाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अब मुंह लटकाकर बैठे रहने से भी क्या होगा, और इस काली ने पहली बार कुछ लाया है, तो खाकर देखते हैं। सब लड़कियों ने चॉकलेट्स खाई और अपनी जगहों पर बैठ गईं। अगले दिन अंजू कॉलेज आई। दिव्या ने जब अंजू के चेहरे को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अंजू का चेहरा दिव्या की तरह काला पड़ गया था। अब कैसा लग रहा है काला रंग? अब चिढ़ाओ मुझे, चिढ़ाओ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब तुमने किया है। उस चॉकलेट में जरूर तुमने कुछ मिलाया था और इसलिए मेरी ये हालत हो गई है। अंजू ने दिव्या की कंप्लेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को की। प्रिंसिपल ने दिव्या और उसकी माँ को कॉलेज बुलाया। तब तक सारी लड़कियों का रंग काला पड़ चुका था और उसे देखकर दिव्या बहुत खुश थी। ये सब क्या हो रहा है? आपने दिव्या को ऐसी कौन सी चॉकलेट्स बना कर दी है जिससे ये सब हो रहा है? मैंने तो इसे कोई भी चॉकलेट नहीं दी। दिव्या, सर क्या बोल रहे हैं? जवाब दो। सर, ये चॉकलेट मुझे माँ ने नहीं दी थी। फिर किसने दी और क्यों? सर, एक दिन मैं कॉलेज के पीछे रो रही थी क्योंकि ये सब मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। क्या बात है बेटी, ऐसी सुंदर सुबह के वक्त तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हैं? मैं वही हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाला। मुझे अपनी समस्या बताओ। मुझे मेरे क्लास की सभी लड़कियाँ मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं और इस बात की मुझे बहुत तकलीफ होती है। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, इस बात का समाधान है मेरे पास। मांत्रिक ने
काले जादू से बहुत सारी मायावी चॉकलेट्स बनाई और दिव्या को दे दी। ये तुम उन लड़कियों को खिला दो जो तुम्हें चिढ़ाती हैं। बाकी सब काम ये चॉकलेट्स करेंगी। अब तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं के कहने पर मैंने ये सब किया और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब अब मेरी तरह ही दिखने लगी है। अब कोई मुझे काली कहकर नहीं चिढ़ाएगा। प्रिंसिपल को सारी बात समझ में आ गई। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुम दिव्या को उसके रंग की वजह से चिढ़ाती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सही किया, पर तुम लोगों की गलती इसमें ज्यादा है। इस हादसे के बाद प्रिंसिपल ने उस मांत्रिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अब वो लड़कियां वैसी की वैसी ही रही, काली। सदियों से एक कहावत हम आए दिन सुनते आए हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इस बात का मतलब यह है कि कर्मा घूम फिर कर वापस आता है और हर बुरे कर्म का मूलधन और ब्याज सब वसूल लेता है। सालों से दिल्ली में रहने वाले अभय को बेंगलोर की एक आईटी कंपनी ने मैनेजर पोस्ट नौकरी पर रखा है। उसी सिलसिले में अभय अपने परिवार के साथ दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि इनके परिवार का कर्मा इनसे सवाल जवाब करने वाला है, जहां होगा मौत का खूनी खेल। शीला, ध्यान से अलार्म लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो हम सोते रहें और स्टेशन छूट जाए। डोंट वरी पापा, आपकी बेटी ने आपका ये काम आधे घंटे पहले ही कर दिया है। पूरे 4 अलार्म लगाए हैं। थैंक यू बेटा, एक तू ही है जो हर काम सही करती है। तेरी माँ के ऊपर कोई काम छोड़ दो तो समझो गई भैंस पानी में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया अभय? गुड नाइट। पानी है क्या? कौन है भाई? अभय, क्या हुआ? पापा, आप ठीक हैं? खून 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 खून। पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, क्या हुआ? अभय, कैसा खून? खून खून। अभय होश में आओ। अभय! शीला, आकृति, वो यहाँ एक लड़की थी, उसने उसने खून खून की उल्टी की मेरे ऊपर। खून की उल्टी? मगर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है भाई साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया है। पानी पिलाइए इन्हें। हाँ हाँ, लीजिए, पानी लीजिए। बहुत 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 डरावना सपना था। सपनों का क्या है साहब, कभी हंसाते हैं तो कभी डराते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम काल है। अगला ही स्टेशन है मेरा, अरसिरकेरे जंक्शन। कुछ लोगों से मिलना है वहां। वैसे आप कहाँ उतरने वाले हैं? हम तुमाकुरु उतरने वाले हैं। मेरे स्टेशन से अगला स्टेशन ही है, लेकिन संभल कर, वहां एक चुड़ैल भूत का साया है। किसी ने भी कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। मेरा स्टेशन आ गया, जल्दी मिलते हैं। ये आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। अजनबियों की बातें अजीब लगना आम बात है पापा। हम्म तो हो जाए हाई फाई।
अभय और उसका परिवार अपनी हंसी में बुरे सपने को पल भर में भूल गया, लेकिन अभय के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर नजर आने लगी थीं। मगर अपनी चिंता से ज्यादा अभी ध्यान उस स्टेशन पर देना था जहां उन्हें उतरना था। तुमाकुरु स्टेशन आते ही तीनों उतर गए। उस स्टेशन पर उतरने वाले वही 3 लोग थे। उनके उतरते ही ट्रेन आगे बढ़ गई। तीनों अभी स्टेशन से चलने ही वाले थे कि तभी आकृति की नजर स्टेशन के एक कोने में जल बुझ रही लाइट पर अटक गई, जहां लाइट बुझते ही उसे सफेद कपड़े पहने लड़की दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए आकृति को ट्रेन में मिलने वाले अजनबी काल की बात याद आ गई। वहां एक चुड़ैल भूत का साया आए दिन देखने को मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। पापा, पापा देखो उधर कोई है। कहाँ बेटा? उधर पापा देखिए ना, वो वही तो खड़ी है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मेरे पास मत आओ पापा, मेरे पास मत आओ। आकृति सुनो, रुको आकृति। आकृति, आकृति क्या हुआ तुम्हें? रुको। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे। पापा, हे भगवान, आकृति हवा में। अभय, कहीं कहीं इसके पीछे स्टेशन का चुड़ैल भूत वाला साया तो नहीं? शीला की बात सुनकर अभय सकते में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शीला को अपने सवाल से ज्यादा इंटरेस्ट अपनी बेटी में था, इसलिए अभय के जवाब से पहले ही वो वापस आकृति को बचाने दौड़ पड़ी। आकृति, आकृति। तभी वहां से एक और ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन के दरवाजे पर काल खड़ा है। अभय उसे जाता देखता है। काल मुस्कुरा उठता है। यह सब देखकर अभय की सांसें फूल जाती हैं। वो शीला के पीछे दौड़ता है। शीला, शीला रुको! कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज, तुम जो भी हो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, प्लीज छोड़ दो मेरी बेटी को। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तो सच बोल। कैसा सच? मेरा सच। आरती? चलो याद तो आई। अब सच बता वरना तेरी बेटी गई। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। अभय, ये जो पूछ रही है इसे बता दो प्लीज, वरना हमारी बेटी, प्लीज बता दो अभय। आज से 25 साल पहले इसी स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पर एक कंपनी खुली थी। उसी कंपनी में आरती को बहुत अच्छी जॉब मिली थी। मुझे लगा अगर ये जॉब करने लगेगी तो मुझसे दूर हो जाएगी। आरती, प्लीज सुनो तो। क्यों करनी है तुम्हें ये जॉब यार? मैं हूं ना काम करने के लिए। छोड़ दो इस जॉब को और वापस चलो मेरे साथ। अभय प्लीज, तुम चले जाओ यहाँ से। और ये जॉब मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करनी है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो और ये शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो तू भी अपने मन की नहीं कर सकती। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैंने आरती को एसिड डालकर मार दिया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं पुलिस से बच गया और एक दिन में ये शहर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जगह मुझे फिर वही खींच लाई। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। माफ किया।
तुमने तो इसे माफ कर दिया आरती, लेकिन हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। चलो बेटा। शीला, आकृति, प्लीज मेरी बात तो सुनो। शीला। लेकिन शीला और आकृति अभय की बात नहीं सुनते। तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है। जो काल अभय की बोगी में था, जो एक दूसरी ट्रेन के दरवाजे पर भी था, वही काल इस ट्रेन के इंजन में इंजन ड्राइवर के बाजू में खड़ा था। अभय ने अपनी ओर आती ट्रेन की ओर देखा और अपनी गिल्ट से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और काल की ट्रेन उसे साथ ले गई। मुझे माफ कर देना प्लीज। इंसान चाहे जो कर ले, बुरे काम का नतीजा एक न एक दिन उसे भुगतना ही पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप चोरी छुपे गलत काम करके बच जाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं। काल हमेशा से हमारे साथ चलता है।